ठीक है, तो हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशंस वी आर स्टडिंग, तो वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम। जो डायमेंशंस जो होती हैं वो दे आर द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज which are present in any which are present in any physical quantity। तो देखो इसको ऐसे समझो, यू अंडरस्टैंड एज सपोज वी हैव द वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज द बेस क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो द बेस क्वांटिटी। वी हैव सीन 7 बेस क्वांटिटीज है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी जिनको बोलते हैं, डिस्टेंस, टाइम, मास, करंट एंड amount of substance and temperature, and these are the 7 base quantities। and which I missed, which one I missed? Current हो गया, और तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, कैंडल एंड योर इंटेंसिटी है ना, दैट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इससे ही बाकी सारी क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज आर मेड फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, तो अदर क्वांटिटीज इसी से बनती हैं। तो जो क्वांटिटी बनी अदर क्वांटिटी, उसमें बेस क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हुई है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम इज द लेंथ क्यूब, लेंथ इज रिपीटेड थ्राइस, L to the power 3, length to the power 3, तो 3 is the dimension है ना। As I told you, velocity is the derived physical quantity which has been derived or which had been produced by the 2 base quantities which are displacement and time. They are the base quantities। So displacement is the distance, उसकी power 1 है, time denominator में है, तो time will be, if it comes in numerator, it will be power -1 है ना। जैसे चलो, we are just coming to the first that point which I have seen in the dimension में मैं explain कर रहा हूँ। देखो, डायमेंशंस आर द पावर ऑफ द बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। जैसे एरिया है, उसकी डायमेंशन लेंथ होती, लेंथ का स्क्वायर होती, तो ये जो स्क्वायर है 2 डायमेंशन, इट एरिया हैज 2 डायमेंशन इन लेंथ, एंड स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की पावर 1 है, टाइम जो है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, तो टाइम की पावर -1, तो टाइम की डायमेंशन इज -1 and length की डायमेंशन इज +1। तो why do we learn all this? अच्छा, इसके बाद जो सिंबल्स हैं, डिस्टेंस को पूरा नहीं लिखते, डिस्टेंस का सिंबल मैंने क्या बताया, L लिखना है, यहाँ पे सिंबल्स बना लिए, क्योंकि if you write full word then it is again going to be complicated। तो लेंथ का L सिंबल यूज करेंगे, लेंथ स्टार्ट फ्रॉम L है ना। मास का M यूज करेंगे, मास स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल M है ना, ये सब कैपिटल सिंबल है। टाइम स्टार्ट फ्रॉम T, उसका T। तो ये पूरा वर्ड लेंथ की जगह ओनली L यूज करेंगे, मास की जगह M यूज करेंगे, टाइम की जगह T यूज करेंगे। सिमिलरली करंट के लिए समटाइम्स I आल्सो। टेम्परेचर का इनफैक्ट ये जो है, इनका फर्स्ट लेटर यूज नहीं किया जा रहा, इनकी यूनिट्स यूज की जा रही। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, दैट इज यूज्ड एज ए डायमेंशन है ना। मतलब उसको रिलेशन में A विल रिप्रेजेंट द करंट, K विल रिप्रेजेंट द टेम्परेचर, candela, CD will represent the luminous intensity, mole will represent the amount of substance, L will represent the length, mass will represent, M will represent the mass, or T will represent the time। So these are the symbols will represent complete physical quantity। With the help of these symbols, complete physical quantity will be represented, and with power something, it is not that subject always power will be 1 or -1, it can be other powers। For example, we are seeing here फार्मूला हमने देखे थे, एरिया L स्क्वायर होता है, तो इसमें मास की पावर, मास इज नॉट देयर इसलिए m0 लिखेंगे, L की L twice, length is twice, time is not there, so we write it like this in rectangular bracket we write, it doesn't have, area doesn't have the dimension of mass, doesn't have the dimension of time, it has only dimension of length, that is also 2 dimension, double। ये डायमेंशन होती पावर जो होती। वॉल्यूम में L3 आता है, उसमें मास नहीं आता, टाइम नहीं आता, तो लेंथ की डायमेंशन
3 है, thrice length has been repeated, length plus length into length into length. Similarly, mass density, mass upon volume, mass density, it is a density only. But the formula you must have, you may be knowing, है ना, density of any substances, its mass divided by its volume. तो mass का m, volume नीचे है denominator में. When we shift it in numerator, it will become -3. It doesn't have time. Time की dimension 0 है. So that's how it goes. If when we are learning and moving on to the next, जैसे speed सीखेंगे और velocity, distance upon time, distance का L, time का T, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं, that is called dimensional formula. M0 L1 T minus 1 generally छोड़ सकते हैं. If power is 1, you can just leave it. Let it be like this. Acceleration is velocity upon time. Velocity का ऊपर सीखा हम लोगों ने, एक बार और टाइम से डिवाइड कर देंगे. LT minus 1 वेलोसिटी का ये है ना, एंड टाइम से डिवाइड किया तो इट कम्स LT minus 2, और M0 जो है मास इज नॉट देयर इन दैट. So that is how it goes. Similarly, we have seen for force. Force is also called tension. Thrust means tension is having same dimension as the force. Thrust also is nothing but a perpendicular force, we call it, which is equal to mass into acceleration. Mass का है, acceleration का भी हमने ऊपर से सीखा ये वाला. वर्क क्या होता है? वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये तीनों एक होते हैं, जिसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो फोर्स का भी हमने सीखा, ये फोर्स का कहाँ पे था? ये था, ये वाला. और एस मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसमें एल आएगा. इसमें एल से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ml square t minus 2. That's how these are the dimensions. So why do we learn this all dimension? Can anybody tell कि why do we learn all this dimension and all? किसकी क्या जरूरत है ये सब complicated चीजें करने की? Because we have the three advantages, three uses of this. One is the changing from one system of unit to other system of unit, है ना. Suppose हमें सेंटीमीटर में दिए डायमेंशन हमें मीटर में कन्वर्ट करनी है ना. और any other CGS unit has to be converted into SI unit, then we take the help of dimensions, है ना. या फिर हमें derive करना है, we have to derive the physical relation between the different physical quantity, जैसे force is equal to mass into acceleration, है ना. तो कितनी dimensions होंगी उसमें, ये F is equal to ma का रिलेशन डिराइव करना है, तो डायमेंशन से डिराइव कर सकते हैं ना. और या जैसे एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो ये सब डायमेंशन से डिराइव किया जा सकता है. हमें पहले से भी नहीं पता रहता है मास कितनी बार रिपीट होगा, वेलोसिटी कितनी बार रिपीट होगी, तो ये सब हम निकाल सकते हैं डायमेंशन से. वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट 2-3 क्लासेस, वी आर गोइंग टू लर्न द एप्लीकेशन. बिफोर दैट वी विल फिनिश दैट डायमेंशनल फार्मूला. जितने भी फार्मूले हैं ये तुमने जो पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में, है ना, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. some there may be some of the formula may be new, है ना. कुछ नए फार्मूले भी हो सकते हैं, ठीक है ना. तो जस्ट एक मिनट, ओके, विल कंटिन्यू. तो प्रेशर, जैसे पावर इज द वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का ऊपर से निकला. प्रेशर इज द फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यहाँ पे निकला. तो कंटिन्यूएशन में व्हाट एवर वी आर लर्निंग, द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी आर गोइंग ऑन टू दैट. एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो वाज दिस इन होमवर्क? ओके, दिस वाज इन होमवर्क, है ना. तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो एनर्जी का हमने ऊपर से सीखा, ये वर्क एनर्जी है. तो ml स्क्वायर t minus 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम में क्या आएगा? वॉल्यूम भी हमने ऊपर सीखा हुआ है, L क्यू. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ml minus 1 t minus 2, ठीक है. तो दिस वाज ओवर. दीज आर गिवन. जस्ट ये तुम्हारी, जस्ट लेट मी शो यू वेयर दे आर गिवन. ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेजेस पे दिया हुआ पूरा. सी लास्ट अपेंडिक्स देयर A9, लास्ट फ्यू पेजेस, उसमें सब दिया सीक्वेंस में, ठीक है. तो we are going through that. Sequence may be slightly up or down, but it is given all that. And the formula is there. Here they have written the formula and then dimensions. ठीक है.
So that's what we are trying to do. Okay. So then this was there in homework. Okay, let me see what was there next. This one more physical quantity new for you. Stress is the force upon area, similar to the pressure. थोड़ा सा different physical quantity है. प्रेशर में हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होता है, स्ट्रेस में इट मे बी may not be perpendicular force always. तो बस इट इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स है ना, किसी बॉडी को हम प्रेस करते हैं तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इट शुड हैव ऑफ कोर्स डायमेंशन ऑफ प्रेशर है ना, ये प्रेशर का डायमेंशन है, सेम आएगा स्ट्रेस का. ठीक है. देन लीनियर मोमेंटम of the body, suppose some body is moving, so it will have some linear momentum which is represented by the its mass, product of its mass and velocity है ना. कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, which is given by mass into velocity. Heavier the mass, more will be the linear momentum है ना. Suppose train and two wheeler दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो train will have very large linear momentum as compared to two-wheeler because train is very massive है ना. तो m into v is called linear momentum. तो mass का m और velocity का displacement per unit time, तो ये आ जाएगा linear momentum का. Impulse is the product of force into time. And for example, batsman hitting the ball, how much force he applies, for what duration ball was in contact with the bat. So that product gives you the impulse, and impulsive force. तो force का formula, dimensional formula and time का multiply होने के बाद ये. तो see both are same. ये और ये देखो same है. Linear momentum and impulse are having the same dimension. They are different physical quantities, but same dimension. So these are the questions asked in the competitive examination. They will give you the pair. They will give you 4 pairs of the physical quantities. One of them will be wrong. Other 3 will be having the same dimension. So you have to remember all this. इसका same pair है. Work and energy and torque का same pair है ना. Energy density and pressure का same pair आया है ना. देखो energy density and pressure का same आया कि नहीं. Pressure is this, energy density is this. You see it carefully. The pairs also you should know it. ठीक है. So gravitational force, it was given in homework. Most of you are done correctly, but still some of you are not sent the homework. I think 1 or 2 homework I have not received. I had to cross check who are those. Why don't you send everybody? अभी नहीं, अभी I will keep a record है, जो नहीं भेजता है उसका फिर उसको next दीजिए. No entry in the class. Clear? चलो ग्रेविटेशनल फोर्स का देखते हैं कैसे निकालेंगे. इसका फार्मूला पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला दिया हुआ है, ये 9th की बुक्स में तुम्हारे होगा, which is equal to G m1 m2 by r square. m1 and m2 are the masses, r is the distance between them, force between them is given by F, G is the constant of proportionality, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो हमने क्या किया, इसमें साइड्स चेंज करके G को सेपरेट कर लिया, राइट, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया F, R इधर आ जाएगा, मास डिनोमिनेटर में आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से. जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में लिख लो. ठीक है. नाउ वी राइट द डायमेंशन 1 by 1 एंड सिंप्लीफाई इट. फोर्स का क्या सीखा था, m into a, मास into एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का क्या था, lt minus 2. डिस्टेंस का क्या हो गया, l, r इज द डिस्टेंस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे. देन मास m1 into m2, so it will be m into m. 1 m will go, so it will be m minus 1 if when it is shifted to numerator, and here you see 1 l is there, other is l square. तो यहाँ पर l cube हो जाएगा. Somebody has written l square. Check, Asmi, you have written l square, but it is l cube or t minus 2. ठीक है, right?
So this is the dimension. So this question generally it is asked in your examinations or competitive examination also. So any difficulty in this? If you have any difficulty, unmute and ask to me. तो इसमें हमें पीछे we are going in sequence. जो पीछे फार्मूले पढ़ने हैं, for that after that we are coming to the next formula. We are not going randomly. Force already we have seen. Force की dimension है ना. तो up to so far, I don't think any problem should be there. Even new student can understand. Then also if you don't understand, unmute and ask. कुछ doubt clarification है तो पूछ लो. Okay, then I am continuing. Okay, then next one, see what is the next formula. This G की वैल्यू हम लोग सीखेंगे. G की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. डायमेंशंस तो सीख लिए हमने. यूनिट डायमेंशंस, डायमेंशन आती तो यूनिट भी लिख सकते. कैन यू राइट द यूनिट ऑफ G? लेट मी सी. कैन वी राइट द यूनिट ऑफ G? तो देखो इसको ऐसे यूनिट्स लिख सकते. मास, m स्टैंड फॉर मास है ना. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? kg -1 मीटर क्यूब और टाइम seconds की -2. So like this unit can be written. Or you can write माइनस वाले को नीचे भेज सकते हैं m³ डिवाइड बाई kg सेकेंड स्क्वायर. यूनिट्स भी लिख सकते हैं डायमेंशन देख के. ओके. तो g की जो वैल्यू होती है, v इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, एवरीवेयर इट विल बी सेम. Its value is very small, 6.67 into 10⁻⁻11. -11 की पावर होती है इसकी, -11 नॉट +11. ठीक है. तो वेरी वेरी स्मॉल. यू आर ऑल ऑफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड. तो ये इसकी वैल्यू भी पावर 11 होती है माइनस में. यू कैन जस्ट रिमेंबर. ऑफ कोर्स दिस इज इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक. वैल्यू इतनी, इसकी यूनिट क्या होगी? ये वाली यूनिट होगी. तो ये कांस्टेंट है. वॉट एवर द वैल्यू विल बी देयर ऑन द अर्थ, same will be at moon, same will be at sun, same will be at any other planet, same will be at any other universe. I am calling universe. Uni means it has to be one only, na? But their concept of multiverse is going on. Scientists are exploring that. Is there any other universe also? Okay, chalo. Next one is frequency. We have seen, frequency is the number of cycles per second. Number of cycles matlab no, it is just number, no unit. Time divided by time. So t -1, it can be written like this: m0 l0 t -1. Rate of flow was explained to you. Rate of flow means what? Volume per second. तो volume का क्या आएगा? L3 divided by t. So it will become m0 L3 t -1. Okay, can you see? Just like this. Rate of flow, na? Water flowing through the water tap. So if somebody asks you, okay, write the dimension of rate of flow. So we write m0 L³ t -1. ठीक है. तो लिख लो जिन्होंने ये मिस किया था. ये मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली. ठीक है. प्लेन एंड सॉलिड एंगल का m0 प्लेन एंगल क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क का L एंड रेडियस का भी L. तो L0. Therefore m0 L0 t0. एंड सॉलिड एंगल में क्या आता है? सॉलिड एंगल का भी सेम है. सॉलिड एंगल में क्या था? एरिया
एरिया अपॉन आर स्क्वायर था, एरिया में क्या आएगा एल स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन देखो अपनी बुक में से हमने लिखी भी है। सॉलिड एंगल वाज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर तो 0 हो गया, तो इसका भी सेम आ जाएगा डायमेंशन m0 l0 t0 dimensionless. You can write also, those who have could not write they can write now. यहाँ पे डायमेंशंस में लिख देता हूँ, इसकी क्या आई थी डायमेंशन, एफ जी की डायमेंशंस जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज, क्या आई थी, m-1 आई थी, l3 and t-2. This was the dimension just now we have calculated. You can just see here m-1 m-1 l3 t-2. ठीक है, तो we can write that directly. फ्रीक्वेंसी की ऑलरेडी वी हैव रिटन दैट, रेट ऑफ फ्लो की यहाँ पे लिखी है मैंने, प्लेन एंड सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत आसान थे, फिर भी कुछ लोगों ने नहीं लिखे, है ना। साइन थीटा कितना होता है, सभी साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, सभी में क्या आता है, लेंथ अपॉन एल आता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, वाई बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में क्या होगा, तो एल आएगा परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस का भी एल आएगा, तो m0 l0 t0, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का सेम होगा। कैन यू हियर मी, इट्स ओके नाउ, those who could not write, डायमेंशनलेस है ये, साइन Yes, थीटा sir. कॉस थीटा टेन थीटा सभी डायमेंशनलेस है, साइन कॉस टेन सब, they are the ratio of some sides of the triangles. ठीक है, wavelength already we have seen, length of the wave, the length की क्या होगी L1 and T0 M0 T0, है ना। refractive index is what, it is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में दोनों स्पीड है LT-1 अपॉन LT-1, दैट्स व्हाट कैंसिल हो जाएगा सब, तो M0 L0 T0 ये भी डायमेंशनलेस है। तुम्हें एक क्वेश्चन भी तो था एक, कैन द बॉड यूनिट क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, नो यूनिट, है ना, मीटर पर सेकंड बोथ विल गेट कैंसिल्ड, तो नो यूनिट नो डायमेंशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आल्सो डजंट हैव द यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन, है ना, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, ये भी। व्हाट अबाउट दिस प्लेन एंगल, नो यूनिट नो डायमेंशन, और देयर हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। आंसर क्या लिखा है उसका बताओ, बॉडी के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, बोलो। What is the answer? It was given to you in homework. Homework was there. Yes, sir. हाँ, क्या था बोलो, आंसर बताओ उसका जल्दी से। Sir, refractive index का रिपीट। सर आपकी यानी मीन्स कौन सी चीज का बताना है, जो होमवर्क था, कैन द फिजिकल क्वांटिटी है हाँ यूनिट बट नो डायमेंशन, यूनिट होती है डायमेंशन नहीं होती। वाज देयर होमवर्क, पीयूष होमवर्क था ये सर? था कि नहीं ये बताओ, पहले तो ये बताओ, नहीं था तो अभी लिखो, इफ इट वाज नॉट देयर राइट डाउन द क्वेश्चन, क्रॉस चेक, तुम लोग शायद पूरे ठीक से चेक नहीं करते हो क्वेश्चन, लिखो चलो सभी लोग क्वेश्चन लिखो। कैन द any physical quantity
have unit but no dimension. ठीक है. If yes, name them. How many physical quantity you can name? ठीक है. तो उनके नाम लिखना है. तो दिस इज द होमवर्क नंबर 1. Okay. Now next one is charge. Charge is product of current and time. Current का A होता है, time का T होता है. तो M0, L0, T1, A1. है ना. Potential difference is the ratio of work done by the source, by the battery, divided by charge flowing. है ना. बैटरी या कोई भी सोर्स जो है चार्ज को भेजने में कितना काम करता है वो, और चार्ज कितना है उसकी रेशियो. है ना. तो रेशियो ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज. तो दिस वाज इन होमवर्क. इसका क्या आएगा? वर्क डन का हमने लिखा था एम. वर्क डन इज एनर्जी, और मतलब वर्क डन एनर्जी ये सब एक ही है. इनफैक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बनाया था? एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाय चार्ज. चार्ज अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसकी जस्ट प्रीवियस वन इज द चार्ज की डायमेंशन. तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे m1 l2 t कितना आ रहा है? -3 हो जाएगा. a1 mlt पहले लिखते हैं. a एंड मोल एंड कैंडला एंड टेम्परेचर के उनका सबका बाद में लिखते हैं. mlt पहले लिखा जाता है. इट्स ओके. a -1 होगा ना? m ऊपर है ना न्यूमरेटर में, -1 क्यों करेंगे? a हाँ ए, सॉरी ए माइनस हो जाएगा. यस, ए न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में है. थैंक यू. यहाँ पर -1. ठीक. ये थोड़ा सा केयरफुली करना है इसमें, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है. ओके. -1 होगा. ठीक है. ओके. पोटेंशियल डिफरेंस ये था होमवर्क में. टॉर्क इज अगेन आई टोल्ड यू दैट सिमिलर टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क का फार्मूला अलग होता है. वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क का रेडियस इनटू फोर्स है. टर्निंग मोशन होता है ना, कितनी रेडियस में टर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट और कितना फोर्स लगा रहा है. तो और रेडियस का जो डायमेंशन होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होता है, इसलिए सेम आता है. टॉर्क का और वर्क का सेम आता है, एनर्जी का भी सेम आता है ना. एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम. एंगल का भी हमने निकाला था, डायमेंशन लेस है, टाइम का टी है. m0 l0 t -1 सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जैसा ही है ये देखो, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी दो का सेम डायमेंशन मिला हमें. एक पेयर और बन गया तुम्हारा. एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन जो है एंगुलर वेलोसिटी ये वाला अपॉन टाइम. एक बार फिर से टाइम से डिवाइड कर दो. एक्सीलरेशन में वैसे भी हमने पढ़ा है, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. यहाँ पर एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिमिलर वे है ना. तो एंगुलर वेलोसिटी का ये है, टाइम का फिर से तो t -2 हो जाएगा ना. ऑलरेडी t -1 था, एक बार और टाइम से डिवाइड किया तो -2 हो गया. तो सिंबल अल्फा होता है. सिंबल्स अभी छोड़ देते हैं, सिंबल्स के बारे में नहीं ज्यादा सोचते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज एक्सप्लेन टू यू. मास इनटू रेडियस का स्क्वायर. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सपोज किसी स्टोन को बांध के थ्रेड से घुमाओ, जस्ट टर्न इट, है ना,
ऐसे टर्न करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम सीखेंगे इसी बुक में। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू स्लाइटली। सपोज दिस मास आई हैव कनेक्टेड विद द थ्रेड एंड उसको ऐसे घुमा रहे हैं उसको रेडियस आर में, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, मास का m, रेडियस मींस l स्क्वायर t0, so moment of inertia is ml square t0. Getting? So that's how moment of inertia we are going to study in the subsequent chapters. And now is the viscosity, है ना, हम लोग viscosity पढ़ते हैं। इनफैक्ट फुल नेम इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइड्स होती है ना, ऑयल्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर एक विस्कोसिटी होती है ना, एक सडन विस्कोसिटी होती है जिससे वो एक लिक्विड फिल्म मेंटेन करते हैं इंजन के पार्ट्स के अंदर। ऑयल डालते हैं ना हम लोग इंजन के अंदर, तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। तो और हर इंजन के लिए अलग अलग विस्कोसिटी के ऑयल चाहिए होते हैं, है ना, तो उसका डायमेंशन ये एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है फॉर यू, है ना। हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी से ऑयल कैटेगराइज किए जाते हैं, तो बट हमें उसका फार्मूला पता होगा तो डायमेंशन लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है उसका फोर्स अपॉन रेडियस इनटू वेलोसिटी। ये कहाँ से आता है फार्मूला, थोड़ा सा मैं बता दूं। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, राउंड ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस आर है ना, तो उसको हमने लिक्विड में छोड़ते हैं ऐसे, तो जब वो वेलोसिटी v से चलता है जिस मोमेंट पे, उसमें लिक्विड फ्रिक्शन पे पीछे लगाता है, उसमें फ्रिक्शन, लिक्विड अप्लाइज द फ्रिक्शन ऑन इट्स बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपोज करता है ऑफ कोर्स, तो F, तो उससे बनता है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, तो वो ज्यादा विस्कोसिटी है ज्यादा फोर्स लगता है ना, और रेडियस के ऊपर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ऑफ कोर्स विस्कोसिटी कांस्टेंट है, अगर फोर्स का देखिए हम, देखो फोर्स कितना लगेगा वो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, ये कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर डिपेंड, हर लिक्विड की अलग रहती है, वाटर की कुछ और रहती है, मिल्क की कुछ और रहेगी, ग्रीस की कुछ और रहेगी, इंजन ऑयल की कुछ और रहेगी। तो ये एवरी लिक्विड हैज गॉट इट्स सर्टेन विस्कस प्रॉपर्टी, उसका फिक्स होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है टेम्परेचर। तो फोर्स जो है कितना लगाएगा वो लिक्विड, उस अपनी प्रॉपर्टी उसकी जो ऐसी है उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना है, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ज्यादा फास्ट मूव करता है तो ज्यादा फोर्स लगता है बैकवर्ड उसमें। एरोप्लेन जब एयर में उड़ते हैं तो एयर लगाती, एयर की विस्कोसिटी उसके ऊपर एक्ट करती, ज्यादा फास्ट होता है तो ज्यादा उस पर बैकवर्ड फोर्स लगता है, इसीलिए स्ट्रीमलाइन होते हैं एरोप्लेन्स। इनफैक्ट एरोप्लेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीमलाइन होते हैं, ज्यादा फास्ट चलेंगे तो ज्यादा बैकवर्ड, एयर की जो विस्कोसिटी है उसके ऊपर एक्ट करती, फ्रिक्शन जैसा ही होता है, समवॉट सिमेट्रिकल। तो यहाँ से फार्मूला बना, देखो हमने क्या किया, रेडियस को डिनोमिनेटर में भेज दिया, वेलोसिटी को भी डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो ये फार्मूला बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट भी आती है इसमें, पाई वगैरह आता है, वो छोड़ रहे हैं। तो ये गिवन भी है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। लेट मी सी वहां कहाँ पे दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेशियो ऑफ फोर्स, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट में, दे यूज द अदर फार्मूला, मैंने थोड़ा सिंपल वाला फार्मूला से एक्सप्लेन किया। देयर आर टू फार्मूलास, ये दूसरा फार्मूला है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद इजी फार्मूला, तो इससे कर सकते, दोनों से सेम आएगा। तो ये होमवर्क में है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है, नोट डाउन, ये होमवर्क नंबर नेक्स्ट। तो ये फार्मूला है तुम्हारे सामने, इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट कर देंगे यू विल गेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी। इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन में भी आता है। इवन इफ ये चैप्टर अभी नहीं हुआ है बट यू कैन जस्ट राइट द डायमेंशन। ये चैप्टर हम लोग सेकंड बुक में करेंगे फ्लूइड के बारे में। ठीक है, दिस यू डोंट हैव टू राइट, ये तुम्हें मैंने एक्सप्लेन किया, जस्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये फार्मूला तुम्हें सिखाया जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस।
Okay, noted. Anything you want to write from the previous points? Shall we move forward now? Okay. Next one is just we'll take some more time. थोड़ा सा और 5 मिनट. ये started later ना. Energy of photon, जो light है ना, light comes in the form of photon to us. तो light का जो energy particles हैं, उनको हम photon बोलते हैं. ये भी तुम्हारे लिए न्यू टर्म है, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना. बट एनर्जी मींस हमने ऐसा यूनिट में पढ़ा था, ऑल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी विल हैव द सेम डायमेंशन. तो एनर्जी है, किसी की भी एनर्जी रहने दो, चाहे वो फोटोन हो चाहे मास हो, एनर्जी जो है विल हैव द सेम डायमेंशन. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट. ये साइंटिस्ट का नाम है, ये भी 12th में आएगा तुम्हारा. आई डोंट नो, यू मस्ट हैव नॉट हर्ड दिस. उसका सिंबल एच होता है, ये यूनिवर्सल सिंबल, सब जगह एच लिखेंगे. प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी. तो राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. राइट dimensions of तो तुम्हें एनर्जी पता है, एनर्जी हम पीछे पढ़ चुके हैं. वी हैव सीन डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो प्लैंक कांस्टेंट विल बी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. एनर्जी की डायमेंशन लिखो, फ्रीक्वेंसी की सिंप्लीफाई करके लिख दो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी यू कैन जस्ट फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दिस. नेक्स्ट होमवर्क है ये, 3rd आई थिंक. बस ये एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तुम्हारे कौन कौन से एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा डिपेंडिंग अपॉन योर क्लासेस एंड स्कूल्स, उसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, तो देख लेना. सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन लिक्विड में रहता है ना. फोर्स अपॉन लेंथ, है ना. सरफेस पर जो है एक लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के क्रॉस जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स लिखो और डिवाइड बाय लेंथ विच यू आर ड्रॉन. फोर्स अपॉन लेंथ, है ना. फोर्स का पता है, हमें लेंथ का पता है, वी कैन राइट इजिली. और इसको जो अपने स्प्रिंग्स होती हैं, पेन में स्प्रिंग देखी होगी तुमने, और ऑटोमोबाइल में स्प्रिंग्स यूज करते हैं, तो उसमें भी फोर्स कांस्टेंट होता है. फोर्स कांस्टेंट एक आता है, वो पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में, यहाँ पे नहीं है तो छोड़ना. स्प्रिंग कांस्टेंट का भी सेम होता है ना. यहाँ पे थोड़ा सा चलो मैं लिख के दिखाता हूँ. सपोज इट इज टॉट टू यू इन द क्लास. तो ये ऐसे स्प्रिंग होती है ना, तुमने देखिए ये पेन रिफिल वगैरह में डालते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, या सस्पेंशन सिस्टम में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में शॉक अब्जॉर्ब करती है स्प्रिंग. तो उसका F इज इक्वल टू KX होता है. मतलब अगर हम उसको चेंज करें, उसको पुल करें, अगर हम उसको उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, तो जितनी लेंथ बढ़ाए, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाते हैं उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमें. F इज इक्वल, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. तो इसमें कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू KX. इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. इसमें भी फोर्स अपॉन लेंथ आ जाएगा, है ना. फोर्स अपॉन लेंथ. तो सम ऑफ द स्कूल विल, इन सम ऑफ द स्कूल दे विल टीच यू, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट.
तो ठीक है, इफ दे आर टीचिंग, अदरवाइज जब जब ये चैप्टर आएगा उस समय पढ़ेंगे हम। यहाँ पे छोड़ दे, आई विल नॉट बी आस्किंग इन माय टेस्ट, मेरे जो टेस्ट होंगे उसमें नहीं पूछूंगा, जितना पढ़ाया उस में से पूछूंगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का भी सेम होता है जो फोर्स कांस्टेंट का होता है। सरफेस एनर्जी छोड़ सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब लेंथ से डिवाइड करना। कभी भी तुम पढ़ोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड करो। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर को लेंथ से डिवाइड करो, लेंथ या डिस्टेंस, है ना, मतलब वो डिस्टेंस के साथ कैसा चेंज हो रहा है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ना, ग्रेडियंट आई थिंक मैथ्स में भी ये वर्ड टर्म आता है समवेयर, है ना। ग्रेडियंट का मतलब हाउ इट इज डिक्रीजिंग ओवर द लेंथ और इंक्रीजिंग ओवर द लेंथ, दैट इज द मीनिंग, है ना। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है। तो ग्रेडियंट जहां भी तुम्हें वर्ड आएगा तो लेंथ से, डिस्टेंस से डिवाइड करना है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को। वेलोसिटी को देखो, यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड किया, प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड किया। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होता है, पोटेंशियल को, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज वगैरह, उसको भी। तो इस तरह से प्रेशर एनर्जी वगैरह छोड़ सकते हैं, बहुत सारे हैं, कितने पढ़ेंगे, तो ये शायद नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें। एंगल ऑलरेडी हमने सीख लिया था, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सीख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का देखो, लेंथ अपॉन लेंथ है तो नो डायमेंशन, m0 l0 t0। एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगल अपॉन टाइम, ये हमने कर लिया है कोर्स, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो नाउ लेट मी सी व्हाट इज दिस। इसमें क्या है एक्स्ट्रा? फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी वी आर डन, फोर्स डन, प्रेशर एंड स्ट्रेस सेम, एनर्जी डन, पावर, पावर एंड रेडियंट फ्लक्स ये अपने कोर्स में नहीं है। रेडियंट फ्लक्स none of the chapter will have, but as they write power, radiant flux, if it is taught to you in the class, learn it, otherwise just leave it. चार्ज ऑलरेडी भी है कूलम्ब से ना, क्या था चार्ज का? करंट इनटू टाइम, है ना। डायमेंशन ऐसे, ये यूनिट है, सॉरी, they are right, not dimension, they are writing the units, है ना। units of course we are not discussing, we are discussing the dimensions, है ना। बट डायमेंशन निकाल सकते हो तुम यहाँ से, ऑफ कोर्स दिस ऑलरेडी बीन डन, ठीक है। तो एनी डिफिकल्टी सो फार? चलो, ये ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड बेस्ड ऑन दिस व्हाटएवर वी हैव लर्न, है ना। व्हाटएवर वी हैव लर्न, जस्ट लेट मी राइट दिस आल्सो। इसको भी मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ तुम्हें। फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू चेंज इन लेंथ। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या बनेगा? फोर्स अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ, है ना। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल, ये आ जाएगा एम टी माइनस 2। तो लेट्स सी, जो सरफेस टेंशन था, सरफेस टेंशन का देखो यहाँ पे है, सॉरी हमने मिस्टेक की, क्या लिखने में, सरफेस टेंशन फोर्स, तो एल कैंसिल हुआ है ना यहाँ पे, हमने समथिंग, एक मिनट, हाँ एल कैंसिल हो गया, ठीक है। इट कम्स टू बी
m1 L0 T minus 2. Just the spring constant and surface tension, they have the same dimension. ठीक है. तो these many dimensions, now you can ask your doubts, है ना. लास्ट वाला पॉइंट जो है, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट, है ना. वो हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर करेंगे, वहां पे तुम्हें अच्छी तरीके से ये फार्मूले लर्न हो जाएंगे. यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहे है ना, तो डोंट वरी.